हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो क्लास चल रहे थे इकोनॉमिक्स के, उस क्लास को जब हम लोगों ने कल पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन के माध्यम से लेके आए हैं, जिसमें आपको और भी सारे कॉन्सेप्ट्स, अलग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम अगर हम किसी देश का बोलते हैं, द टर्म नेशनल इनकम, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया कि इसमें सारे टर्म्स आ रहे हैं, जितना आपको कल पढ़ाया गया था वो सारे टर्म्स इसमें हैं। तो एक एक करके हम लोग इसका मतलब समझना चाहेंगे। पहले तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनल इनकम का मीनिंग, क्या डेफिनेशन, कि नेशनल इनकम अगर हम कहते हैं तो क्या है। जैसा कि आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये आपको जीएनपी दिया हुआ है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया में जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं भारत में वो करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, बट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो हम लोग केवल अभी आंसर पे नहीं आ रहे हैं, इसके मतलब को समझेंगे क्या बोला कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो ध्यान से याद करो पुराना वाला कॉन्सेप्ट को कि डिप्रिसिएशन जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है। याद होगा आपको कि अगर ग्रॉस वैल्यू में हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, अगर ग्रॉस वैल्यू में डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है नेट वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये जीएनपी आपका है, जीएनपी में ग्रॉस है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को माइनस किए तो नेट वैल्यू तो मिला। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर कि ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है मार्केट प्राइस पर, जबकि हमारा कैलकुलेशन था फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये मेरा एक मीनिंग हुआ, यानी कि हम लोग इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट तो निकाल लिए, बट कहाँ निकाले, एट मार्केट प्राइस, जबकि हमारा इंडिया में कैलकुलेशन जो है वो होता है फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है जीएनपी, फिर से लिया गया जीएनपी, फिर मार्केट प्राइस पर माइनस डिप्रिसिएशन, जैसे डिप्रिसिएशन माइनस किए नेट वैल्यू आ गया, और नेट वैल्यू में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद करिए हमारे क्लास कोच में हमने पढ़ाया था कि जब आपको नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड हम करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था, ये कॉन्सेप्ट था ग्रॉस और नेशनल को डिफाइन करने के लिए कि डोमेस्टिक वैल्यू में अगर हम नेट फैक्टर को ऐड कर दें, मतलब प्लस माइनस जो हमारा होता है वो ऐड कर दें, तो ये वैल्यू मिलता है हमको नेशनल का। तो अब आपका ऑप्शन में यहाँ नेशनल तो स्टार्ट में ही ले लिया कि जब नेशनल वैल्यू से हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो इसमें नेट फैक्टर इनकम का आना जरूरी है, ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये फैक्टर कब है, जब हमको डोमेस्टिक डेटा को कन्वर्ट करना हो नेशनल के डेटा में। तो आपका यहाँ ऑप्शन नेशनल में ही है, तो फिर इस फैक्टर का कोई यूज हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखें जीएनपी, फिर से जीएनपी लिया गया एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, जैसे हमने ग्रॉस में माइनस किया डिप्रिसिएशन को, नेट वैल्यू हमारा मिला, यानी एक टर्म तो मिला कि नेट मेरा नेशनल इनकम आएगा। उसके बाद माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें और माइनस क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज को, यानी कि अब हम टैक्स को माइनस कर रहे हैं और फिर सब्सिडी को ऐड कर रहे हैं। मीन्स क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है इस चीज को फिर से, कि जब हम मार्केट प्राइस पर बात कर रहे हैं और हमें किस पर चाहिए, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन इंडिया में होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट पर। जब फैक्टर कॉस्ट पर होता है तो फैक्टर कॉस्ट को अगर लाना है तो क्या करना होगा, मार्केट प्राइस में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि हमने कल के क्लास में बताया भी था कि अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पता करना है तो आपको क्या करना होगा, मार्केट का प्राइस जो उसका मार्केट में दाम है
और उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेज को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। यानी इस ऑप्शन को देखें गौर से तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमने पहले डिप्रिसिएशन को माइनस किया, जैसे डिप्रिसिएशन माइनस किया हमने, ये ग्रॉस मेरा कन्वर्ट हो गया नेट में, यानी नेट नेशनल इनकम मेरा आ रहा है। अब मार्केट प्राइस में हमने माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेज को, अब फिर हमने ऐड कर दिया उसमें सब्सिडीज को, तो ये आ गया हमारा कहाँ आ गया, फैक्टर कॉस्ट आया। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। लास्ट ऑप्शन को भी देख लिया जाए, बोला जा रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, इसमें मार्केट प्राइस पर माइनस नेट फैक्टर, फिर से यहाँ पर आपका नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ रहा है। नेट फैक्टर इनकम का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना हो। तो इन सारों को अगर हम फिर से कंपाइल करें तो हमारा थ्योरी शुरू होता है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ मार्केट प्राइस को और फैक्टर कॉस्ट को लेके फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करते हैं। तो हम लोग अपने पुराने कॉन्सेप्ट को जोड़ के देख लें फाइनली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास तैयार हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है हमारा कि अगर हमारे पास डोमेस्टिक में डाटा दिया हुआ है, मीन्स डोमेस्टिक डाटा दिया हुआ है, और डोमेस्टिक डाटा में हम अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करते हैं तो ये हमेशा हमें प्रोवाइड करता है नेशनल डेटा। यानी डोमेस्टिक डेटा में हम अगर नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है नेशनल डाटा। और दूसरा जो हमारे पास मिल जा रहा है वो है ग्रॉस वैल्यू में अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें मिल रहा है हमेशा नेट। मतलब ये आपको याद रखना है, हमेशा दिमाग में बिठा लेना है। कल हमारे क्लास में जो था हमने बहुत डिटेल में से समझाया भी था कि अगर आपको डोमेस्टिक डाटा को कन्वर्ट करना हो नेशनल में या ग्रॉस को कन्वर्ट करना हो नेट में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसी में कि अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम अपने देश के नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन दो बेसिस पे हो सकता है। ये जो कैलकुलेशन होता है वो दो बेसिस पे होता है, एक है कॉस्ट, दूसरा है प्राइस। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इसमें, इसके मीनिंग को भी समझेंगे कि अगर हम इनकम को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो बेसिस रहेगा, या कॉस्ट, दूसरा प्राइस। कॉस्ट को भी अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है मार्केट कॉस्ट। उसी तरह से अगर हम प्राइस पे बात करें तो ये भी दो पार्ट में डिफाइन होगा मेरा, एक है कांस्टेंट प्राइस और दूसरा है करेंट प्राइस। तो इसको हम लोग समझना चाहें, शुरू करें कि पहले इसको समझ लें अच्छे से कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट में क्या अंतर होगा। फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। मतलब क्या हुआ कि प्राइस, कोई भी वस्तु या सर्विसेज जो भी कमोडिटी यूज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस, उसका प्राइस फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ओर से उसका दाम कितना था। और जहां मार्केट प्राइस की बात करें तो ये है कि एट मार्केट उसका वैल्यू क्या होगा। तो अंतर समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो जो प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस किया उसकी कितनी लागत लगी, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। जब वो मार्केट में आया तो जब चीज़ें बनेगी तो उस पर सरकार के द्वारा टैक्सेज लगाया जाता है, मार्केट में लाने के लिए आपको उस पर टैक्सेज लगाया जाता है। तो ये जो है ये है विथ टैक्सेज, कि जब टैक्स के साथ आ जाएगा, वो मार्केट में आएगा तो टैक्स के साथ आएगा, तो टैक्स के साथ जब आएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको दिमाग में बिठा कर रखना है कि हमारे पास या तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में अंतर कहाँ पर आएगा। तो इस पर अभी हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस पर कि मार्केट कॉस्ट में जब हम टैक्सेज को ऐड कर रहे हैं, मतलब टैक्स के साथ, मतलब फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेज ये इक्वल टू हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेज को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब है कि हमारे इंडिया में हम लोग जब
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, ना कि मार्केट कॉस्ट पर। जबकि डेवलप्ड कंट्रियां जो हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो अपने इनकम को कैलकुलेट करती है हमेशा मार्केट कॉस्ट पर। कारण क्या है इसका? इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब इंडिया में कैलकुलेशन होता है तो मार्केट प्राइस स्टेट बाय स्टेट चेंज करती है ड्यू टू आपके टैक्स के नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण। तो चूंकि टैक्सेज में इसका कारण हम लोग बोल सकते हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि आपका टैक्स जो है वो यूनिफॉर्मल नहीं है। वो यूनिफॉर्मल नहीं होने के कारण आपके मार्केट, अलग अलग मार्केट में उसका वैल्यू अलग अलग मिल जा रहा है, जिस कारण से इंडिया में हमेशा कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है, ना कि मार्केट कॉस्ट पर। लेकिन करेंट सिनारियो में जब हम बात करेंगे, आज के सिनारियो में बात करेंगे, तो जब जीएसटी लॉन्च हो गई, जब जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया देश में, तो उसका मीनिंग ही था एक देश एक टैक्स, मतलब अब पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा। जैसे ही ये हमारा ये वाला जो काउज था फैक्टर कॉस्ट को यूज करने का, जैसे ये काउज खत्म हुआ, तो अब इंडिया में भी आपके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन मार्केट कॉस्ट पर होना शुरू हो गया है। तो ये एक अंतर हुआ आपका कॉस्ट में, कि आपके पास दो तरह के कॉस्ट रहेंगे। उसी प्रकार अब आप बात करते हैं प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या है कि जिस ईयर वो कमोडिटी या वो गुड्स एंड सर्विस बनी, उस ईयर उसका प्राइस क्या था। जिस ईयर भी वो बनी, मान लो कोई कार बनी 2019 में, तो 19 में उसका जो वैल्यू था वो कितना था। और करेंट प्राइस कि अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई। तो ये आपका अपने ईयर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा, इसको कहा जाता है बेस ईयर, कि जिस बेस ईयर में, यानी जिस ईयर को हम अपना बेस ईयर माने, उस ईयर में उसका प्राइस कितना है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस। लेकिन जैसे हम करेंट ईयर में, आज के समय में उस वस्तु के दाम का पता कर रहे हैं, वो कहलाया करेंट प्राइस। मीन्स क्या हुआ, इसमें कौन सा फैक्टर आपका इफेक्ट डालेगा, वो डालेगा इन्फ्लेशन। आपका जो महंगाई दर है वो यहाँ पर फैक्टर डालेगा कि ये जो है करेंट प्राइस वो इन्फ्लेशन को देखते हुए है। और कांस्टेंट प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन के वैल्यू को एडजस्ट करके है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन के वैल्यू को हम लोग इग्नोर किए हैं, एक विदाउट इन्फ्लेशन है और ये विथ इन्फ्लेशन है। इन मीन्स कि बेस ईयर पे जो उसका दाम था वो क्या है, और करेंट प्राइस मतलब हुआ कि अब जब इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन 5%, 10% जो भी हो, उसके कारण अब उसका प्राइस कहाँ गया। तो दो तरह का चीज़ें हैं। तो हम अगर बात करें थे अपने इंडियन इनकम का, इंडिया में अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन जो पहले हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका फैक्टर कॉस्ट पर और कांस्टेंट प्राइस पर। जो हम लोगों ने कल पढ़ाते समय लिखा भी था कि हमारे यहाँ जो होता है वो जीडीपी कैलकुलेशन जो होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि हम लोग उसमें मार्केट कॉस्ट और करेंट प्राइस को नहीं लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कि टैक्सेज कैसे इन किए और सब्सिडी कैसे इसमें अपना रोल अदा करती है, तो वो हम लोग देखेंगे, इस चीज़ में समझेंगे कि मान लो कि हमें अब नेशनल इनकम और टैक्सेज को समझना है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में टैक्सेज का क्या रोल होता है। तो आप जानते हैं कि टैक्स जो हमारा होता है वो दो तरह का हम लोग यूज करते हैं टैक्स। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, इसके लिए हम लोग अलग से जो क्लास हमारा आएगा तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझने के लिए समझे कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में टैक्सेस का क्या रोल है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये सारा कहलाया हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति पर लग रहा हो या किसी ग्रुप पर लग रहा हो, जिससे आपका डायरेक्टली नाता है,
इनकम टैक्स आपके सैलरी पर टैक्स लग रहा है, या आपको बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर टैक्स लग रहा है, आपके इनकम पर टैक्स लग रहा है। ये प्रति व्यक्ति पर लगने वाला टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स एक ग्रुप पर लगने वाला टैक्स है। और दूसरी तरफ अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे सेल टैक्स, वैट या एक्साइज, ये सारे टैक्सेस जो हैं ये आपके प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पर लग रहा है, या आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं उस पर लग रहा है। तो अगर हम नेशनल इनकम के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा कौन सा टैक्स इस पर वैल्यू डालेगा? ये वाला जो वैल्यू है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है, ये व्यक्ति के आय पर लगने वाले हैं, जबकि ये टैक्सेस जो है ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लगने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लगने वाले टैक्सेज हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेज है। सो पहला तो है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इस टैक्स का कोई रोल नहीं होने वाला है। तो रोल किसका हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेज का। तो अगर हम बात करें कि मान लो कि कोई वस्तु बनी, फैक्टर कॉस्ट हमको पता है उसका, फैक्टर कॉस्ट हमको उसका पता है, और वो वस्तु मार्केट में उतरेगी बिकने के लिए, तो गारंटीड जो उसके प्रोडक्शन पे टैक्सेज लगे यानी इनडायरेक्ट टैक्सेज जो लगे वो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू, मार्केट कॉस्ट मिल जाएगा उसका। फिर से समझा रहे हैं इस चीज़ को कि फैक्टर कॉस्ट उसका अपना लागत है, उसके बनाने पर या मार्केट में लाने पर, या एक्साइज ड्यूटी जैसे है तो उसके लाने पर या उसके बेचने पर जो टैक्स हमें देना पड़ता है, अगर उस टैक्स को हम जोड़ दें फैक्टर में, फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें उसका मार्केट कॉस्ट पता चलेगा। यही मेरा कॉन्सेप्ट था। जो लास्ट हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने यही देखा कि हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो मार्केट प्राइस पर दिए हुए थे, और हम जानते हैं कि वो फैक्टर कॉस्ट पर हमारा कैलकुलेशन होता है। तो अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पे बदलना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कॉस्ट जो है उसमें अगर हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें हमें फैक्टर कॉस्ट पता चलेगा। फिर इसका दूसरा सेक्शन जो है वो है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज क्या है कि गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों को कुछ सहूलियत देती है, कि जैसे कि वो 900 रुपये में कोई सामान बनाई और सिटीजन्स के लिए उसे वो अवेलेबल कराती है 700 में, यानी 200 रुपये का वो रिबेट डाल दी, 200 रुपये का वो रिबेट डाली कि आपको 200 रुपया कम देना पड़ेगा, बट उसका फैक्टर कॉस्ट कितना है? 900 रुपया। मार्केट में कितने में मिल रहा है? 900 रुपये में। यानी सब्सिडीज को अगर हम उसमें ऐड कर दें, यानी कि मार्केट में अगर मान लो कि किसी वस्तु का, ऐसे समझो कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो 900 है और मार्केट में विथ सब्सिडी सरकार उसको दे रही है 700 रुपये में, यानी सब्सिडी कितना का पड़ा? सब्सिडी उसको मिला 200 रुपये का। तो अब हम चाहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट को लिखे कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा मेरा? मार्केट कॉस्ट अब प्लस सब्सिडीज, ये होगा। तो इसी से हम लोग अपना पूरा फॉर्मूला तैयार करें तो मेरा फॉर्मूला आएगा हमेशा कि फैक्टर कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो मार्केट कॉस्ट, जो भी मार्केट में बिक रहा है वो कॉस्ट, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज, जो टैक्स उस पर लगा उसको माइनस कर दो, आप प्लस क्या करोगे अब आप? सब्सिडीज को। तो आपको क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट। यही था उस क्वेश्चन में कि जब आपको पूछा गया नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दिमाग में आपके आना चाहिए था कि हमारा नेशनल इनकम हमेशा कैलकुलेट हो रहा था फैक्टर कॉस्ट पर, यानी हमें फैक्टर कॉस्ट को लाना है, बट ऑप्शंस जो दे रहे हैं वो दे रहे थे मार्केट कॉस्ट पर। तो मार्केट कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है अपना, जिस कॉन्सेप्ट पर यूज करके आप इसको बना सकते थे। तो इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन और लिया जा रहा है। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, ये IAS 2000 का क्वेश्चन है कि
वर्तमान मूल्यों पर, मतलब करेंट प्राइस पर, जो क्वेश्चन है वो है करेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर यानी कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय के अपेक्षाकृत अधिक होती है। मीन्स क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये कि करेंट प्राइस पर अगर हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें, एक हम कर रहे हैं करेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट, और दूसरा कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम को। तो पहला तो यही क्वेश्चन छोड़िए, हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर करेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो और कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो, तो ज़्यादा कौन होगा? गारंटेड ज़्यादा करेंट प्राइस होगा। क्यों ज़्यादा करेंट प्राइस होगा? क्योंकि करेंट प्राइस में इन्फ्लेशन को हम लोग लेकर चले हैं। जब इन्फ्लेशन को लेके चले हैं तो हमारा जो इनकम कैलकुलेशन होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा, हमें गुड्स एंड सर्विस का जो आउटपुट जो हम लोग लेते थे वो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अगर करेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम और कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम हम ज़्यादा, इस पे ज़्यादा मिलता है तो क्यों ज़्यादा मिलता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसके कारण निकलेगा, पॉपुलेशन के कारण मिलेगा, कि डिप्रिसिएशन के कारण मिलेगा, कि इन्फ्लेशन के कारण मिलेगा, कि वेतन दर में वृद्धि के कारण मिलेगा। तो आपको याद रखना चाहिए ये प्राइस वाला कांस्टेंट था, अभी जस्ट लास्ट पे तुरंत पढ़ाए हैं हम लोग इसको कि आपके पास कॉस्ट है एंड प्राइस है। कॉस्ट का वैल्यू डिपेंड करता है टैक्सेज पर और प्राइस का वैल्यू डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पर। तो आपका ये जो है क्वेश्चन वो इन्फ्लेशन से इफेक्टेड रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर रहता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डेटा वाइज क्वेश्चन जो मिलेंगे वो तो आप पढ़ के आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप यूपीएससी की बात करोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो प्योर कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग अपने ग्रुप पे डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।